जो बैक्टीरियल सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें भी बैक्टीरियल सेल में भी क्रोमोसोम पाया जाता है और बैक्टीरियल सेल में मोस्टली एक क्रोमोसोम पाया जाता है और एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, जिसे हम ई कोलाई का भी एक एग्जाम्पल लेके कह सकते हैं, उसका जो क्रोमोसोम है उसकी जो साइज है सेल के साइज से 500 टाइम्स लॉन्गर है और वो सेल के एक छोटे से स्ट्रक्चर में, जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, साइटोप्लाज्म से अलग वो रहता है। तो आप समझिए कि 5 टाइम्स लॉन्गर बैक्टीरियल सेल से, और वो एक छोटे से स्ट्रक्चर में अपने को कैसे पैक किया है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको एसएमसी प्रोटीन्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, और वो कंडेंसिंग और कोहेसिन प्रोटीन्स होती हैं जो उस कॉम्पैक्शन में, पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए की लेंथ है वो करीब 2 मीटर्स है और न्यूक्लियस की साइज जो है एक सेल में वो 5 to 10 म्यूएम है। कितना छोटा सा न्यूक्लियस और कितनी बड़े लेंथ का जो डीएनए है, और सारा का सारा क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा डीएनए कैसे एक छोटे से स्ट्रक्चर में पैक होता है। इसमें जब देखा गया तो ये पता चला कि छोटे छोटे वो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन फाइबर का बना होता है। आप जानते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम कहा जाता है, और क्रोमोसोम जब डीकंडेंस हो जाता है तो वही स्ट्रक्चर जो है डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है। क्रोमैटिन का अगर उसका माइल्ड क्लीवेज किया जाए तो जो स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें देखने में आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, छोटे छोटे उस क्रोमैटिन पर बीड्स नज़र आएंगे और उन बीड्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जो क्रोमैटिन होता है वो 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। एक उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि बेसिक प्रोटीन होती है, और बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, हेवली पॉजिटिव चार्ज उस पर पाए जाते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मेशन में 2 अमीनो एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में उस हिस्टोन प्रोटीन में पाई जाती हैं, और उन दोनों अमीनो एसिड्स का नाम है आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज होने के नाते जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हेवली पॉजिटिव चार्ज रखती है। डीएनए जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो जो हिस्टोन है वो इनिशिएट करता है कॉइलिंग के लिए डीएनए को। तो डीएनए जो है हिस्टोन को रैप करता है। एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर्स का होगा। डीएनए के 200 बेस पेयर्स एक न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में लगते हैं, जिसमें से 147 बेस पेयर्स इस न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल को रैप करते हैं। तो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल में 4 यूनिट्स होंगी हिस्टोन्स की। हिस्टोन H2A, हिस्टोन H2B, हिस्टोन H3 और हिस्टोन H4। ये चारों यूनिट्स जो होंगी इनके 2-2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे एक न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल बनाने में, और डीएनए की रैपिंग इसी के ऊपर रहेगी। डीएनए ऐसे रैप करेगा तो 1.67 राउंड जो है डीएनए रैप करेगा, और जो रेस्ट ऑफ द डीएनए है अराउंड 50 बेस पेयर्स, वो जो है लिंकर डीएनए का काम करेगा। एक 5th प्रोटीन होगी जिसको कहा जाएगा H1 प्रोटीन। वो जहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन को रैप करता है वहीं पर उसको लॉक कर देगा, और ये न्यूक्लियोसोम की बाइंडिंग में, न्यूक्लियोसोम की बाइंडिंग में ये H1 प्रोटीन ये बहुत हेल्पफुल रहती है। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा इक्वल अमाउंट में ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं सेल के अंदर, और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो एसिडिक प्रोटीन होती हैं, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक होती हैं। इस तरह से जब क्रोमैटिन फाइबर बनता है न्यूक्लियोसोम 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 करके, तब जो इसमें कॉम्पैक्शन होगा या जो पैकेजिंग होगी डीएनए की क्रोमैटिन में, वो डीएनए की लेंथ को 6 टाइम्स रिड्यूस कर देता है, 6 फोल्ड रिड्यूस कर देता है।
और ये जब क्रोमेटिन बन जाता है और उसकी जो साइज़ है वो 10 nm होती है, तो ये क्रोमेटिन फाइबर फिर फोल्ड करते हैं और तब वो एक दूसरे तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहेंगे कि सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोलेनॉइड का मतलब होता है कि एक मेटल कोर के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल वायर को रैप किया जाए। तो इसे एक वायर लेके या डीएनए को समझिए कि इसके ऊपर रैपिंग हो रही है और इस तरह के स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये करीब 2005 तक 2005 तक बहुत इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो 30 nm फाइबर बन रहा है इसके बहुत डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था। लेकिन 2005 में टिमोथी और रिचमंड ने और उनके कलीग्स ने बताया कि ये जो फाइबर है इसमें न्यूक्लियोसोम के 2 स्टैक्स होते हैं और उन दोनों स्टैक्स में जो लिंकर डीएनए होता है वो जिगजैगिंग करता है बैक एंड फोर्थ के हिसाब से ये इस तरह का 30 nm फाइबर बनाता है। और यहीं से जो है 30 nm फाइबर के बारे में रिचमंड और उसके कलीग्स के द्वारा कुछ जानकारी हुई। फिर यही जो यहाँ पर आते आते 30 nm फाइबर बनते बनते जो डीएनए की लेंथ है वो 50 फोल्ड रिड्यूस हो जाती है। 50 टाइम्स रिडक्शन हो गया, उसकी जो लेंथ थी वो इतना रिड्यूस हो गई ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद। फिर ये जो स्ट्रक्चर बना वो इस तरह का लूप बनाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया और ये इस तरह का लूप बनाता है और ये लूप जो है एक प्रोटीन के स्कैफोल्ड पर इस तरह से स्कैफोल्ड रहेगा और उसके चारों तरफ इस तरह से ये जो 30 nm फाइबर है यहाँ पर ये इस तरह से लूप बनाएगा इसके चारों तरफ। फिर इनकी पैकिंग हो जा रही है और क्लोज हो जा रहे हैं। तो इस तरह का एक देखिए ये क्रोमोसोम का इतना पोर्शन कट करके आपको ये डायग्राम दिखाया गया कि इस तरह का होगा। लेकिन ये 50 फोल्ड तो रिड्यूस कर रहा है और जो फर्दर कंडेंसेशन जब क्रोमोसोम में होगा, क्रोमेटिन में होगा और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जब होगा उस समय के क्या कंडेंसेशन की प्रक्रिया है, क्या मैकेनिज़्म है और कैसे जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं है। यहाँ तक की जानकारी तो ठीक है, इसके बाद की जानकारी आना अभी बाकी है। क्रोमेटिन जो है वो 2 तरह की होगी, एक यू क्रोमेटिन, यू मीन्स ट्रू क्रोमेटिन होगी और ये जो 30 nm फाइबर है ये डीकंडेंस्ड स्टेज में रहता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग होते हैं और जो उसका क्रोमेटिन होता है वो डीकंडेंस फॉर्म में होता है और ये जो यू क्रोमेटिन है वो क्रोमेटिन का मैक्सिमम पोर्शन है, अबाउट 90% जो क्रोमेटिन का हिस्सा है वो यू क्रोमेटिन है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यहाँ पर मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब मैसेंजर आरएनए बनेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जीन का एक्सप्रेशन होगा, ये सारे काम यू क्रोमेटिन में होते हैं। और क्रोमेटिन का 10% पोर्शन जो है वो डिफरेंट होता है, वो डीकंडेंस नहीं होता। तो डीकंडेंस नहीं होगा इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है।